बैकलैंड ईस्ट बरो के एक दो कमरे के अपार्टमेंट में काली सफेद चेक्ड यूनिफॉर्म पहने पुलिसकर्मी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। सभी ने नजरें मुंह पर रखते हुए हवा में सूंघा। वहां खून की तेज बदबू थी। ऑफिसर, मुझे कुछ पता नहीं है। पड़ोसी बोले कि इतने ज्यादा खून है कि दूसरी तरफ से भी आ रहा है। मकान मालिक सिल्क का टॉक हेड पहने घबराकर चारों ओर देख रहा था और मिनटों तक वहां ठहरना नहीं चाहता था। एक काले बालों वाले नीली आंखों वाले इंस्पेक्टर, जिसके कंधों पर एपोलेट चिपक रहा था, ने हाथ हिलाकर कहा, दरवाजे पर रुको, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। फिर उसने सफेद दस्ताने पहने और बेडरूम की लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। वो जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसा। वो धीरे धीरे दृश्य को निहारा। कोयले का ढेर, कटलरी वाली अलमारी, छोटा चूल्हा, साफ लोहे की हांडी, थोड़ा चिकना सा मेज, दो गिरे हुए गोल स्टूल, दो टेढ़ी कुर्सियां, कुछ कांच की बोतलें जिनमें अनजान पाउडर भरे थे और बिखरी हुई टैरोट कार्ड्स की एक ढेर। एक मिस्टिसिज्म का शौकीन पर साधारण आर्थिक हालत वाला। इंस्पेक्टर ने हल्का सिर हिलाकर निर्णय सुनाया। फिर उसने एक सिपाही को संकेत किया कि बेडरूम का दरवाजा खोले। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही वो खुला, खून की बदबू और ज्यादा घुल गई। दरवाजा खोलने वाले कांस्टेबल ने अंदर झांका और चौंक कर बार बार पीछे हटता गया। इंस्पेक्टर ने उसके कंधों को थामकर उसे घुमाया और खुद बेडरूम की ओर बढ़ा। एक ही नजर में उसका चेहरा बदल गया। बेडरूम के वुडन बेड पर एक आदमी पड़ा था। हाथ बिस्तर के खम्भों से बंधे हुए थे। वो नग्न था। उसके शरीर पर गहरे ऊपरी निशान थे। खून पहले ही सूख गया था और चादरों पर गहरा लाल रंग छाया हुआ था। मामूली सी नजर में भी लगता था कि मृतक को तार मेटल की किसी चीज से बांधकर काटा गया था, दूरी तक घुसते हुए। ये दृश्य उन पुलिस वालों को भी हिला गया जो बहुत हत्याकांड देख चुके थे, और वो एक दैनियात्मक रिचुअल जैसी भावना देता था। इंस्पेक्टर कुछ कहने ही वाला था कि दो लोग तेज कदमों से अंदर आए। एक ने फोटो लेने की कोशिश की और दूसरा जोर जोर से प्रश्नों की बौछार करने लगा। एक और मर्डर केस। ईस्ट बरो में हाल ही में तो काफी मर्डर्स हुए हैं। अफसर, क्या आपको लगता है ये सीरियल मर्डर है? काले बालों वाले इंस्पेक्टर ने भौएं चढ़ाई और हाथ हिलाकर कहा, सीन से इंटरफेयर नहीं करो, वरना हम आपको अपराधी का साथ देने वाला मान लेंगे। फिर उसने खाजिक्स नाम के कांस्टेबल से कहा कि दोनों रिपोर्टर्स को बाहर कर दो और बताओ कि कोई सवाल हो तो सिवेलियस यार्ड के न्यूज डिपार्टमेंट से पूछे। रिपोर्टर्स हटाए गए। इंस्पेक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, मैं फिर से न्यूज में जाऊंगा, चिढ़ हो रही है। एम्प्रेस बरो, अर्ल हॉल का शाही और आलीशान विला। ईस्ट बरो में फिर हत्या। शख्स पर पहले बलात्कार या दमन के निशान मिले हैं। रात के खाने के बाद ऑड्री एक्टिविटी रूम में बैकलैंड इवनिंग न्यूज पढ़ते हुए धीरे से बोली। अर्ल हॉल ने सिर हिलाकर कहा, ईस्ट बरो में रोजमर्रा की मौतें आम है। आंकड़े दिखाते हैं कि वहां हर दिन कोई ना कोई मर जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ऑड्री ने ज्यादा चिंता नहीं की। परिवार से हल्की बातचीत के बाद वो अपने कमरे में चली गई, अपनी गोल्डन रिट्रीवर सूजी के साथ। मनुष्य और कुत्ता बिना शब्दों के एक दूसरे की भावनाएं समझ लेते थे। सूजी दरवाजे के पास खड़ी रखवाली कर रही थी जब ऑड्री ने दरवाजा लॉक किया। वो बेड के पास बैठी और मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नाम का उच्चारण करने लगी। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखों के सामने एक गहरे लाल किरण सी चढ़ती हुई ऊपर उठी और उसने ग्रे फॉग के ऊपर द वर्ल्ड के भव्य प्राचीन महल में खुद को पाया। उसने देखा कि साइड में एक छोटा कमरा था। उसका मॉटल डोर आधा खुला पड़ा था। ये पुरानी कन्फेशन से बेहतर है, पर यह मिस्टर वर्ल्ड के चरित्र से मेल नहीं खाता। क्या कुछ उसकी मानसिक स्थिति के साथ गड़बड़ है? ऑड्री ने आश्चर्य से सोचा और कमरे में घुसी दरवाजा बंद कर लिया। उसने पहले पाया था कि जर्मन स्पैरो ठीक हो चुका है, पर आश्चर्य हुआ जब उसने फिर से ट्रीटमेंट का अनुरोध भेजा। ये ऑड्री को उलझन में डाल गया, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार जो ठीक हुआ है फिर दोबारा उपचार क्यों चाहिए। अधिक बड़े डार्क रूम में ऑड्री दीवार के सहारे झुकी बैठी थी। उस दीवार के दूसरी तरफ कोई और था। उसकी देह धीरे धीरे नीचे फिसली। वो घुटने टेक कर बैठ गई और अपने पैर तिरछे रखे। शांत माहौल में उसने अपनी मानसिक स्थिति समेटी और एक चुस्त स्वर में कहा, गुड इवनिंग मिस्टर वर्ल्ड। जैसे ही उसने कहा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने मिस्टर वर्ल्ड की बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड की स्थिति, यानी आम भाषा में उसकी भावनाएं बता दी। ग्लूमी, निराश, उलझे हुए, उदास और किसी भी चीज में रुचि न रखना। मिस्टर वर्ल्ड की समस्या पिछली बार से बिल्कुल अलग थी। ऑड्री ने होंठ दबाए संभली हुई रात की प्लेकेट का प्रयोग किया। ये साइकाइट्रिस्ट की सबसे उपयोगी शक्ति थी, प्राचीन काल में जिसे पाइको एनालिसिस कहा जाता था। डार्क क्लाउड्स दीवार के पीछे से बिखर गए। जर्मन स्पायरो ने धीरे से कहा, गुड इवनिंग मिस जस्टिस। ऑड्री ने योजना बदल ली। वो दोस्ताना तौर पर बात शुरू करना चाहती थी। उसने मधुर पर चुस्त स्वर में कहा, मैं तुम्हारे हाल के अनुभवों में दिलचस्पी रखती हूं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बहुत सी घटनाएं एक साथ घटी हैं। आइए पहले सामान्य बातें करते हैं, बस दोस्ताना बातचीत जैसी। अगर तुम मेरी जिंदगी में दिलचस्पी रखते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगी। दीवार के पार जर्मन स्पैरो चुप हुआ। बिना सीधे जवाब दिए उसने पूछा, तुम्हारे भविष्य के लिए क्या आशाएं हैं? ऑड्री की आंखें हल्का सरक गईं। वो गंभीर स्वर में बोली,
मैं खुद को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेहनत करके डेमीगॉड बनकर, ताकि मैं अपने पिता, माँ और भाइयों की अच्छी तरह रक्षा कर सकूं। मैंने हाल ही में बर्सरी फाउंडेशन के एप्लीकेंट से मिलना शुरू किया। उनकी जिंदगी मेरी कल्पना से भी बदतर थी। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ रखी थीं, पर जो मैंने आंखों से देखा वो और भी बेचैन करने वाला था। एक लड़की जो मेरी उम्र से कुछ दोस्त थी, वो बुरी तरह दुबली पतली थी। रोज पेट भरना उसके लिए मुश्किल था। उसके पास 2 जंजीर जैसी पतली ड्रेसेस थीं। जब उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है, उसकी आंखें इतनी साफ और सच्ची थीं, मैं उसे अब भी भूल नहीं पाती। बोलते हुए ऑड्री ने महसूस किया कि जर्मन स्पैरो की मानसिक स्थिति बदल रही है। तालाब जैसी शांत आंखें अब लहराने लगीं। उसने थियोड्री थोड़ी देर सोचा, फिर बिना कुछ बदले प्लेकेट किया तो जर्मन स्पैरो ने दीवार के पार आहिस्ते से कहा, तुमने 10 सनसेट ड्रैगन्स की जानकारी इकट्ठी की थी। तुम्हें ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन का ज्ञान है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे माता पिता और भाइयों को स्पेक्टेटर पाथवे के किंग ऑफ एंजल्स ने कल्पना करके पैदा किया था और वो असल में मौजूद नहीं है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? ऑड्री का दिल धड़क उठा। वो सोचती है कि वो उन पलों में धराशायी हो जाएगी। ये मिस्टर वर्ल्ड की पुरानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उसका वो अंतिम लक्ष्य जो वो चाहकर भी नहीं पा सकता। उसने पहले चौंक कर प्रश्न पूछा। ऑड्री ने गाइडर वॉइस में कहा, तो तुम्हें लगता है कि तुमने होप का विनाश देखा है? दीवार के उस पार एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग हास्य निकलता है। जर्मन स्पैरो कहता है, हाँ, मैंने कभी सोचा था कि मेरा परिवार है, फिर मुझे लगा कि ये बस मेरी एक बड़ी आशा थी। क्यों कहते हो ऐसा? ऑड्री ने हल्का सा कैजुअल टोन रखा। जर्मन स्पैरो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें एम्परर रज़र की फेरी टेल्स जिन्होंने उन्होंने बच्चों को पाला याद है? वो तो मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। ऑड्री ने माना। अब उसने देखा कि मिस्टर वर्ल्ड की इमोशंस गहरी उठान पर हैं। दबे हुए दर्द की लहरें सरफेस पर आ रही हैं। ऑड्री ने प्लेकेट नहीं किया। उसकी प्रोफेशनल इंट्यूशन ने कहा कि इस बार सिर्फ उसे बाहर निकालने की जरूरत है। तो तुम स्लीपिंग ब्यूटी और उसके प्रिंस की कहानी जानती हो? जर्मन स्पैरो ने धीमे खुरदरे स्वर में कहा। ऐसा ही एक व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय तक गहरी नींद में रहा और अचानक एक दिन जाग गया। वो मानता है कि उसका परिवार अभी भी मौजूद है और वो उन तक पहुंचने के लिए खुद को सुधारने में लगा रहता है। ये उसकी जिंदगी की मुख्य प्रेरणा बन जाती है, पर अंत में उसे एहसास होता है कि उसने कम से कम 300 साल या 1000 वर्षों से ज्यादा सोया है और अब वो कभी भी उस खोई हुई चीज को नहीं पा सकेगा। ऑड्री ने उस दर्द और खोने की तीव्र भावना साफ महसूस की। उसे समझ आया कि वो गुमसुम, कठोर अनुभवी और कठोर मिस्टर वर्ल्ड भी अपनी अस्तित्व की वजह और लक्ष्य रखता है। ये उसकी जेंटल हार्ट के अनुरूप है, कदापि दयनीय। जब उसने डीप स्लीप, फैमिली, 300 साल, 1000 वर्षों से ज्यादा कभी नहीं पा सकेगा जैसे शब्द बोले, तो उसका दर्द और भी बढ़ गया। इससे स्पष्ट हो गया कि वो किसी प्राचीन काल से है जो आज तक जीवित है, किसी घटनाक्रम से गुजरते हुए। ये मिस्टर फूल के अवेकेंड गॉड होने की स्थिति से मेल खाता है, इसलिए आश्चर्यजनक नहीं कि वो उसकी ब्लेसेड बन गया। ऑड्री ने जल्दी से वार्ता का मुख्य बिंदु पकड़ लिया। वो होंठ सिकोड़ती है और सोच में पड़ती है। क्या उस फैमिली ने कुछ कहा था? क्या उन्होंने कहा था कि उसे जागने पर क्या करना चाहिए? अब शुरू होता है चैप्टर 948, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑड्री की दृष्टि से देखा जाए तो मिस्टर वर्ल्ड की समस्या कोई मानसिक रोग नहीं थी, न ही वो ऐसी दशा में था कि वो नियंत्रण खो बैठे। उसका जिंदगी का उद्देश्य, उसका अस्तित्व का अर्थ टूट चुका था। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया था। बस थोड़ी सी दिशा देने पर यह हल हो सकता था। एक छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल मिलते ही वो फिर से जीवन का अर्थ तलाश सकेगा। अंधेरे और शांति भरे माहौल में दीवार के उस पार जर्मन स्पैरो ने धीमी गहरी आवाज में कहा, नहीं। ऑड्री को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पूछा, तो क्या उसने अपने परिवार के आखिरी शब्द ढूंढे? क्या उसने अपनी कब्र की तलाश की? क्या उसने डीप स्लीप का कारण जानने की कोशिश की? दीवार के पीछे का स्पिरिट बॉडी कुछ क्षणों के लिए गुम हो गया। फिर वही खुरदुरी आवाज लौटी, नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। ये शब्द सुनकर ऑड्री को राहत महसूस हुई। यही तो एक संभावना थी। जर्मन स्पैरो की भावनात्मक स्थिति अब पहले जैसी गहरी मायूसी वाली नहीं रही। उसमें थोड़ी प्रेरणा और अर्जेंसी दिखने लगी थी। वो अभी कंफ्यूजन में था, पर पूरी तरह से खोया नहीं था। ऑड्री ने ऑपर्च्युनिस्टिकली एक और प्लेकेट किया। इस बार प्रभाव पहले से बेहतर था। कम से कम उसने देखा कि मिस्टर वर्ल्ड गहरे डिप्रेशन की गहरी खाई से निकलकर सामान्य मनुष्य जैसी उदासी में लौट आया। इसके बाद तुरंत ऑड्री ने ये नहीं पूछा कि क्लूज कैसे ढूंढे, क्योंकि वो जानती थी कि अभी ऐसी बातों से प्रतिरोध पैदा हो सकता है। वो शांति से दीवार से टिकी रही और बोली, हाँ, करने के लिए बहुत कुछ है और सुधारने के लिए भी। मैं पक्का कह सकती हूं कि ये एक मौका है। शायद तुमको अपना किसी खून के सदस्य से मिलने का मौका मिल जाए। शायद किसी फैमिली मेंबर की मौत नहीं हुई हो या कोई किसी कारणवश आज भी जीवित रहा हो। जिंदगी का अर्थ उसकी अनंत संभावनाओं में है। खोज के दौरान अपने आसपास की चीजें भी न खो देना। जिंदगी एक रास्ता भर नहीं, ये अनेक शाखाओं और गलियों से भरी है। अगर सिर्फ एक ही मार्ग होता तो कितना बोरिंग होता।
तुम्हें उसे अप्रोच करना आना चाहिए, अपना होराइजन ब्रॉडन करो और खोजो। ऑड्री ने वो सारी उपयुक्त बातें याद करने की कोशिश की जो उसने किताबों में पढ़ी थी, और तभी उसकी आवाज़ अचानक नरम पड़ गई। और वो मोटा मास्क मत पहनो। उसने ये बाकी बात अंतर्मन में जोड़ी कि पतला ट्रांसपेरेंट मास्क छल जाता है, क्योंकि लोगों के बीच व्यवहार में हर कोई कुछ ना कुछ मास्क पहनता है। पर उसने ये जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि कभी कभी सच बोलना उल्टा असर कर सकता है। अनअपेक्षित रूप से गर्मन स्पैरो फिर चुप हो गया। फिर कुछ क्षणों के बाद बोला, तुमने मुझे सीधा समझाया और ट्रीटमेंट दिया, शुक्रिया। नहीं, ऑड्री गंभीरता से बोली, ये सब तुम्हारे अंदर की ताकत का नतीजा है। उसने एक आखिरी प्लेकेट दी ताकि सुनिश्चित कर सके कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य है और रिलैप्स का खतरा कम है। गर्मन स्पैरो ने मुराद जताई, चलो आज बस इतना ही। ऑड्री ने हल्का सा स्वर बदला और चुस्त उत्तर दिया, बिल्कुल, ये गंभीर समस्या नहीं है। मैं अगले हफ्ते फिर फॉलो अप कर लूंगी, जब तुम फ्री हो। और कोशिश करो कि कोई मेडिसिन बना लो जो तुम्हारे मन को स्थिर रखे। 7 दिन तक रोज लेना। सामग्री है 10 ग्राम्स कैमोमाइल पाउडर, 5 ग्राम्स रोजमेरी पाउडर और 10 ml लेमन बाम एक्सट्रैक्ट। इस दौरान डेजर्ट्स कम मत करना और उचित रूप से रिलैक्स करने की कोशिश करना। दीवार के सहारे लगकर ऑड्री धीरे धीरे खड़ी हुई। तभी दीवार के उस पार गर्मन स्पैरो की आवाज आई, कंसल्टेशन फी क्या होगी? ऑड्री ने सोच में पड़ी, फिर बोली, जब मैं स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 5 का पोषण फॉर्मूला हासिल कर लूंगी तब बताऊंगी। मुझे शायद तुम्हारी मदद चाहिए होगी इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में। अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स मुझे सामग्री दें तब। उसने होठों पर हल्की मुस्कान टांगी और कहा, जब तुम सदर्न कॉन्टिनेंट से बैकलैंड लौटो तो कुछ लोकल प्रोड्यूस गिफ्ट के तौर पे ले आना। दीवार के दूसरी तरफ क्लेन को यह सुनकर ताना मारने का मन हुआ। एक 8 पर्सन कैरीड सुपर लग्जूरियस लाइट ट्रांसपोर्ट कॉफिन। पर उसने खुद को रोका। उसने दीवार से लिपटकर मिस जस्टिस को रियल वर्ल्ड में वापस भेज दिया। कमरे का आभास मिट गया। वो फिर लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल पर बैठे द फूल की सीट पर लौट आए। उसके सामने दाहिनी और ब्लैक एम्परर, टायरेंट और रेड प्रीस्ट कार्ड्स थे। बाईं और क्रीपिंग हंगर था जिसे लेनर्ड ने मिस मैसेंजर रेनेट के द्वारा भेजा था। मुझे फिर 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिस मैसेंजर को देने पड़ेंगे। क्लेन ने माथे पर हाथ रख लिया। इनसे जैंगविल को स्पिरिट वर्ल्ड से भागने से रोकने हेतु उसने रेनेट टेनेकर को पहले आवेदन भेजा था। उसने रिवाइवल स्क्वायर के चारों ओर स्पिरिट क्रीचर्स को हटाने के लिए 10,000 गोल्ड कॉइन्स की पेशकश की थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि 008 उतना भयानक निकला जितना क्लेन ने सोचा भी नहीं था। डीटी स्कर्स और किंग ऑफ एंजल्स एडम की निकासी ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसकी पहली कोशिश ने एक अननोन क्रीचर को अट्रैक्ट कर लिया जो रेनेट के सील से भी बाहर आ गया। अगर डैली सिमोन का स्पिरिट चैनलिंग और पैक्ट ना होता तो इनसे जैंगविल शायद भाग ही जाता। हालांकि डीटी स्कर्स के दौरान भी अगर वो भाग गया होता तो संभव है कि दूसरी मुसीबत उसे कहीं और फेंक दी थी या सीधे उसे नुकसान पहुंचाती। लेकिन ये क्लेन के नियंत्रण के बाहर की बात थी। 10,000 गोल्ड कॉइन्स के कर्ज का ख्याल आते ही क्लेन का सरदर्द हुआ, पर उसकी मानसिक स्थिति अब बेहतर थी। उसने ग्रे क्लाउड के ऊपर ककून्स और प्रकाश की सीढ़ियों के दरवाजे को देखा। उस दृश्य ने उसे झकझोर दिया था, जैसे कोई बांध टूट पड़ा हो। उसकी उम्मीदें टुकड़ों में बिखर गईं। उसका मैच्योर वर्ल्ड व्यू और वैल्यूज हिल गए। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड और ढीला सा महसूस कर रहा था। धन्य है कि उसकी इनेट डिजायर टू लिव अभी भी थी और उसने प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट मिस जस्टिस ऑड्री के पास जाके ट्रीटमेंट ली। क्लेन ने गहरी सांस ली और फिर अपनी सोच को ककून्स की तरफ मोड़ा। उसने देखा कि किसी उच्चतम अस्तित्व या सील्ड आर्टिफैक्ट ने एक ही समय पे ढेरों लोगों को अर्थ से खींच लिया था। कुछ ने लक एनहांसमेंट रिचुअल्स किए थे, कुछ ने अजीब सिल्वर प्लेट्स खरीदी थी, कुछ के फोन्स में कोई अजीब वायरस आ गया था। तभी वो ट्रांसमाइग्रेटर्स बने। फिर उनकी आत्माएं ककून में बंद कर दी गईं, डोर ऑफ लाइट के ऊपर लटका दी गईं और किसी खास अवसर का इंतजार किया ताकि उन्हें रियल वर्ल्ड में भेजा जा सके। क्लेन ने अनुमान लगाया कि वो डोर ऑफ लाइट खुद जागरूक नहीं थी। ये केवल एक इंस्टिंक्ट के आधार पर काम कर रही थी। इसका मतलब था जब कंडीशंस पूरी हों ये ककून को कैटलाइज कर देगा और अंदर की आत्मा को किसी स्पेसिफिक टारगेट के शरीर में भेज देगा। उसने 2 पॉसिबल कंडीशंस निकाली। पहला, पहले से कोई और ट्रांसमाइग्रेटर नहीं होना चाहिए या पहले वाला असफल या मृत घोषित होना चाहिए। दूसरा, किसी ऑब्जेक्ट, आइटम या रिचुअल का कॉलिंग आना चाहिए, जैसे क्लेन मोरेटी ने एंटिगिनस फैमिली की नोटबुक के अनुसार डार्क डिविनेशन किया था। बाकी चीजें अनिश्चित थीं, जैसे कि एम्परर रोजेल की डायरी में कुछ ना हो तो सबको साफ सच मालूम नहीं होगा। पर यदि क्लेन की हाइपोथेसिस सच के करीब है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे सब एक ही समय में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, पर अलग अलग युगों में रिलीज हुए। इसलिए अर्थ पर वापसी के अवसर में 100 साल से 1000 साल का अंतर पड़ सकता है। यह सोचकर क्लेन का मन और भी भारी हो गया। वापसी का गैप, समय की दीवार ने उसे और भी ज्यादा निराश कर दिया।
घर वापसी हमेशा उसकी अल्टीमेट गोल थी और अब वो गोल टूटता हुआ दिखा। ऑड्री सही थी, बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे थे। इतने सारे ट्रांसमाइग्रेटर्स को डोर ऑफ लाइट के ऊपर क्यों लगाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? किसने सब कुछ ऐतिहासिक रूप से सेट किया था? कितने लोग वहां फंसे हुए हैं? दूसरा व्यक्ति कहाँ गया? सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ। क्लेन ने खुद को गहरी सोच में डुबो दिया ताकि कोई नया उद्देश्य खोज सके, पर फिलहाल वो केवल डोर ऑफ लाइट के पास पहुंच सकता था, छू नहीं सकता था, न पकड़ सकता था, न नजदीक से जांच कर सकता था। डायरेक्ट एविडेंस मिलना असंभव था। क्लेन ने तय किया उसे रियल वर्ल्ड से क्लूज ढूंढने होंगे, और ये भी कि सीक्वेंस 4 तक पहुंचने से ग्रे क्लाउड पर क्वालिटेटिव चेंज आएगा या नहीं। क्या सीक्वेंस 2 पर कुछ बदलेगा जिससे वो डोर ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकेगा? वो मुस्कुराया। मैं तो 7 लाइट्स, गॉडेस और एरोडिस की बातों से इतना प्रभावित हो गया था कि खुद को ग्रे फॉग का मालिक समझ बैठा था, पर मैं तो बस एक टेस्ट सब्जेक्ट निकला। अगर मैं फेल हुआ तो अगला ट्रांसमाइग्रेटर आ जाएगा। उसने ब्रॉन्ज टेबल के किनारे पर उंगली थपथपाई। एक और बात ने उसे क्यूरियस किया। 3 ब्रोकन ककून्स, एक खुद के लिए, एक एम्परर के लिए, तो तीसरा किसका होगा? अब शुरू होता है चैप्टर 94-99, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्लाइन का पहला शक बिना किसी संदेह के एल्फ किंग सोनिया थ्रिम की ओर था। ये पुराना देव जिसने चॉपस्टिक्स बनाए, ब्लड केक्स बनाए जाने की परंपरा रही और एनिमल इनर्ड्स खाना पसंद किया, स्पाइसेस के प्रयोग में माहिर था। उसके वंशजों के चेहरे, बालों का रंग और आंखें पृथ्वी के एशियन लोगों जैसी दिखती थीं। क्लाइन को ठोस संदेह था कि वो ट्रांसमाइग्रेटर हो सकता है। ये भावना एम्परर रोजेल ने भी शेयर की थी। हालांकि गहराई से जांच करने पर रोजेल ने उस उम्मीद को भाषा, प्रतीकों और पुरानी कहावतों के आधार पर खारिज कर दी। क्लाइन मानता था कि चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल, इनर्ट्स की पसंद और मसालों का प्रयोग किसी विशिष्ट जाति की खासियत नहीं, प्रकृति प्रेमी प्रजातियों की रोजमर्रा की आदतों में भी धीरे धीरे आ सकता है। एल्फ जो सेला पाथवे पकड़ते हैं, क्यों प्रकृति के करीब होते हैं, ये म्यूरल्स और उन्हीं के छोड़े ग्रंथों में ही लिखा था। समझना कठिन था। क्लाइन सोचता है, मैं खुद एल्फ किंग को ट्रांसमाइग्रेटर मानना मना कर रहा था, पर 3 टूटे कोकून्स देखकर पूर्ण निश्चित होना मुश्किल है। शायद वो स्वयं नहीं, पर उसके आसपास के उच्च रैंकिंग एल्व्स में से कोई ट्रांसमाइग्रेटर हो सकता है। इस तरह परंपरा एल्फ किंग के नाम पर बनी रहती है। बेशक उसके दिमाग में 2 दिशाएं बन गई, 2 तरीके जिनसे वो आगे बढ़ सकता था। पहला रास्ता था ग्रॉसल्स ट्रैवल्स के एल्विन सॉन्गस्टर सियातिस, जो सोनिया थ्रिम की लानी क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनम की सेवा करती थी। बस मैं उसकी कलेक्टिव सबकॉन्शियस के समुद्र में प्रवेश कर जाऊं, मैं एल्व्स से संपर्क कर सकूंगा और उस एंशिएंट गॉड के मेमोरी फ्रैगमेंट्स देख या निकाल सकूंगा। मैं हिप्नोसिस का प्रयोग करवा के उसकी सबकॉन्शियस को बोलने पर मजबूर कर सकता हूं। पर दिक्कत ये थी कि क्लाइन को ऐसी चीजों का अनुभव नहीं था। जब उसने पहले ग्रॉसल की सबकॉन्शियस में डुबकी लगाई थी तो उसे क्विक टेम्पर्ड महसूस हुआ और वो शांत नहीं रह पाया। भले ही वो अब डेमी गॉड था, पर मैडनेस और कंट्रोल खोने की प्रवृत्ति अब भी खतरनाक थी। फोर्सफुल स्पिरिट चैनलिंग यहां उपयुक्त न था। यह टारगेट और स्थिति दोनों के लिए खतरनाक था। क्लाइन ने सोचा कि उसे या तो स्पेक्टेटर पाथवे का कोई रिलेटिवली हाई लेवल मिस्टिकल आइटम चाहिए होगा, या फिर एक असिस्टेंट चाहिए जो कम से कम हिप्नोटिस्ट हो। वो मिस जस्टिस की मदद लेने की संभावना पर गंभीरता से विचार करने लगा। स्पिरिट बॉडी बनकर ग्रे फॉग के ऊपर से प्रवेश करना संभव था। मिस जस्टिस यातिस के सबकॉन्शियस में प्राय नहीं करेगी। अगर सियातिस को इस बात की जानकारी ना थी तो उसकी सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस भी उस ओर संकेत नहीं करेगी। क्लाइन ये सोचकर संतुष्ट हुआ कि वो वहीं से छोटे छोटे क्लूज ढूंढ सकता है ताकि कोई ध्यान ही ना दे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मिस जस्टिस के पास एडवेंचरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। उसका एक्सपीरियंस कम और जोखिम और बढ़ जाएगा। एंशिएंट फिगर के सबकॉन्शियस में प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है। कभी भी एंशिएंट गॉड के अवशेष प्रकट हो सकते हैं। अगर क्लाइन साइकेट्रिस्ट की सपोर्ट के बगैर गया तो वो भी वही शिकार हो सकता है। इसलिए यदि मिस जस्टिस की मदद लेनी हो तो उसे कम से कम सीक्वेंस 5 तक पहुंचने देना होगा ताकि उसका लेवल उसके एक्सपीरियंस की कमी को पूरा कर सके। तब पहले हिप्नोसिस करके सियातिस से जो बता सकती है वो निकाला जाएगा। अगर कुछ न मिला तो फिर ड्रॉमेन में जाके उसकी कॉन्शियसनेस में और गहराई तक जाना होगा। क्लाइन ने माना, मेरे द्वारा अब बनाई जा रही ड्रीम चार्म्स अभी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। मैं इतनी लंबी खोज बनाए रखने लायक नहीं हो पाऊंगा। गॉडेस इस तरह के मामूली मामलों पर सीधा उत्तर नहीं देती। ये सिर्फ फिक्स्ड रिचुअल फीडबैक था। करस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स चर्च को वापस जा चुकी थी। क्लाइंट ने सोचा, क्या मुझे लियोनार्ड को साथ लाना होगा? क्या स्पिरिट बॉडी लेवल पर किसी को खींचने से ग्रैंडपा के अंदरूनी नोटिस से बचा जा सकता है? ये सारी बातें वो अगले कुछ दिनों में रिसर्च करेगा। क्लाइंट ने अपने विचारों को रोका।
और दूसरी शक की दिशा पर आया। पहले वो उस व्यक्ति को सामान्य समझता था, पर अब शांत दिमाग से सोचने पर पाया कि कई सामान्य दिखने वाले बिंदु असल में गहरे खतरनाक संकेत थे। वो शंका था एंशिएंट सन गॉड, सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर। उसके विचारों के आधार पर 7 चर्चेस के अलग अलग बाइबल्स और उनके मासेस काफी हद तक पृथ्वी के वेस्टर्न रिलीजन से मिलती जुलती थीं। लिटिल सन की व्याख्या, एम्परर रोजेल के एडम के चैपल से देखी चीजें और फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के म्यूरल्स, इन सब ने संकेत दिए कि एंशिएंट सन गॉड का मुख्य सिंबल क्रॉस है। वो अपने बच्चों को एडम और अमोन जैसे नाम देता है। उसके नीचे के एंजल्स सभी लाइट के पंख लिए हुए हैं। ऐसा दूसरे पाथवेज में अक्सर नहीं दिखा। कहानी ये थी कि वो अचानक सेकंड एपोक के अंत में प्रकट हुआ, कई एंशिएंट गॉड्स को हराया और उनकी अथॉरिटीज हड़प ली। इसका उठना और इसके एक्ट्स इतने लेजेंडरी थे कि वो एक युग का प्रोटैगनिस्ट जैसा दिखा, पर इसका अंत त्रासदी भरा था। वो अपने किंग्स ऑफ एंजल्स के भोज का हिस्सा बन गया। एम्परर रोजेल की त्रासदी भी भयानक थी, पर उस लेवल तक नहीं थी। क्लाइन सोचता है, अमोन और एडम के रवैये का कारण क्या हो सकता है? शायद वो ग्रे फॉग को अपने पिता से संबंधित मानते थे, पर पाथवे अलग होने से उनकी पसंद अलग हो गई। क्लाइन ने अनुमान लगाया कि एडम शायद ग्रे फॉग को देख भी ना सके। वो फेट, मराउडर, सीयर या अप्रेंटिस पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर नहीं था। ये उसे और सोचने पर मजबूर कर दिया। इन खोजों के आधार पर वो एक और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन पर आया, जो एंजल लेवल के बड़े लोगों से संपर्क किए बिना भी आगे बढ़ सकता था। ग्रॉसल्स ट्रैवल्स में एसेटिक स्नोमैन था, जो थर्ड एपोक से बचा था और जिसने एंशिएंट सन गॉड की सेवा की थी। वो स्रोत उपयोगी साबित हो सकता था। क्लाइन ने धीरे से सांस ली और अपनी राइट हैंड बढ़ाई। उसने अभी अभी प्राप्त किए गए कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी, रेड प्रीस्ट कार्ड को उठाया। अपनी स्पिरिचुअलिटी उसमें डालते ही कार्ड ने रक्त लाल रोशनी दी और एक हाथ जितना छोटा इल्यूजनरी बुक बन गया। पन्ने पलटते ही रोजेल गुस्ताव के पोर्ट्रेट्स उभरे। वो हंटर का वेश दरवाने, मिडिल फिंगर उठाए, बर्निंग बिल्डिंग से चलता या किसी ट्रैप के पीछे खड़ा, विभिन्न परिधानों में विभिन्न दृश्यों के साथ। सीक्वेंस 9 हंटर, सीक्वेंस 8 प्रोवोकर, सीक्वेंस 7 पायरोमेनियक, सीक्वेंस 6 कॉन्स्पायरर, सीक्वेंस 5 रीपर, सीक्वेंस 4 आयरन ब्लडेड नाइट, सीक्वेंस 3 वॉर बिशप, सीक्वेंस 2 वेदर वॉरलॉक, सीक्वेंस 1 कॉन्करर, सीक्वेंस 0 रेड प्रीस्ट। क्लाइन ने इन पोर्ट्रेट्स को ध्यान से देखा और जानकारी अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर ली। हर्मीज ने रोजेल को बताया कि रेड का अर्थ युद्ध का लाल है। इसलिए जब क्लाइन ने पढ़ा कि एक महाद्वीप में युद्ध भड़का के विजय प्राप्त करना, तो वो प्रभावित नहीं हुआ। ये पाथवे के सीक्वेंस 0 रिचुअल से मेल खाता था। रेड प्रीस्ट कार्ड पलटने के बाद क्लाइन ने अपने उद्देश्यों पर सोचा। उसने अपना मानसिक संतुलन पाया और थकान महसूस की। उसने निश्चय किया कि उसे एक शॉर्ट टर्म गोल रखना चाहिए, बैकलैंड के ग्रेट स्मॉग के पीछे की व्यक्ति की जांच जारी रखना। ये अधूरा काम था। वो अपनी ओरिजिनल आर्म्स डील की योजना के अनुसार बैकलैंड लौटेगा और पैसे लेकर काम पूरा करेगा। अभी उसके पास 2 क्लूज थे, रॉयल गार्ड्स का कप्तान विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड और MI9 का डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल कॉनास किलगॉर। क्लाइन ने खुद को व्यस्त रखने का फैसला किया। रुखाई से उसने मिस जस्टिस द्वारा दी गई मेंटल मेडिसिन की रेसिपी द मून एमलिन के क्रिम्सन स्टार को भेज दी। जो वैम्पायर इसे तैयार कर सकता था, उसने 1 पाउंड की बोतल में 1 हफ्ते का बैच बनाने का अनुरोध किया। बैकलैंड, ओडोरा फैमिली का विला। एमलिन वाइट एक्टिविटी रूम में बैठा और सोचा, सिर्फ 7 पाउंड्स का ट्रांजैक्शन मैं नहीं करना चाहता। पर उसने वर्ल्ड से कॉन्वर्सेशंस की वजह से कुछ गिल्ट फील किया। उसने 5000 पाउंड्स खर्च कर सीक्वेंस 5 वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खरीदा था। अब पास महज 730 पाउंड्स बचे थे। कसमी आया, एक मिडिल एज जेंटलमैन की तरह। उसने नम्रतापूर्वक झुककर पूछा, एमलिन यहाँ किस लिए? एमलिन ने हल्की मुस्कान दी, मैंने सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त की है। मैं चाहूंगा कि रिचुअल से मैं विस्काउंट बन जाऊं। कब शुरू करें? कसमी चौंका, तुमने स्कारलेट स्कॉलर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त की? एमलिन ने सिर हिलाया पर नहीं बताया कैसे। कसमी ने कुछ क्षण शून्य में बिताए और कहा, अगली फुल मून तक रुको और मेरे दादा से एक संदेश है कि एक इंपॉर्टेंट शख्स बैकलैंड आ रहा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। वो एमलिन की प्यूपल्स एकदम फैल गईं। सेकंड एपोक से अब तक जिंदा रह गए सैंगवाइन के एंशिएंट वंस और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स, ऐसी एंजल लेवल की इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस 5 से ज्यादा नहीं थी। अब शुरू होता है चैप्टर 950 कीपिंग सीक्रेट्स।
एमलिन 2 सेकंड के लिए चुप रहा, थोड़ी सी ठुड्डी झुकाकर बोला, कौन है वो? उसके लिए एंजल स्वाभाविक रूप से आदरणीय थे, पर जो सच्चे अर्थों में उसे सिर झुकवाते थे वे महत्वपूर्ण हस्तियां थीं जिन्हें हर सैंगवाइन ही कहकर बुलाते थे। उन्होंने सैंगवाइन की लंबी इतिवृत्तियां देखी थी, उनकी शान की जड़ें वहीं थीं। कॉस्मियोडोरा ने सिर हिलाया और कहा, पक्का नहीं, पर जब समय आएगा मैं सूचित कर दूंगा। एमलिन अंदर ही अंदर सवाल कर रहा था, क्या ये एंसेस्टर की रेवलेशन की वजह से आ रहा है? क्या बात के निर्देश मिलेंगे? क्यों एंसेस्टर सीधे मुझे रेवलेशन नहीं देता? क्या ये मिस्टर फूल को भड़काने से बचने की चाल है? उस तरह के विचार उसके मन में आए और चला गया। वह कुछ और नहीं बोला, टॉप हेड ठोक कर ओडोरा के विला से निकल पड़ा। बाहर निकलते ही उसने पतले बादलों की ओर देखा जो धूप को भी नहीं ढक रहे थे। एमलिन ने तिरछी मुस्कान दी, टोप ठीक की और एक किराए की कैरियज की ओर भागा। मन ही मन बड़बड़ाया, ऐसा मौसम बाहर जाने के लिए ठीक नहीं है। द वर्ल्ड जो दवा मांग रहा था वह दुर्लभ नहीं थी, 15 मिनट में बन सकती थी। शायद जो इंग्रेडिएंट्स पहले मंगवाए गए थे वो आज आ जाएंगे। वह मिस मैजिशियन के साथ लंबित लेनदेन भी निपटाना चाहता था। बैकलैंड, शरवुड बरो। फॉर्स ने ग्लास बॉटल्स को अल्टार पर रखा और लाइट ब्लू और गोल्डन लिक्विड्स को निहारते हुए सोचा, शॉपिंग जैसा आनंद, आइस डालकर थोड़ा और टेस्ट करना चाहिए, पर यह मेडिसिन है। उसने खुद को चेताया और जल्दी से कमरे साफ किए। दवा मिलते ही फॉर्स ने डेलेयर फॉरेस्ट के अबैंडन्ड कासल के लिए तैयारी पूरी कर ली। बस शियो के लौटने का इंतजार था। कागज पलटते पलटते उसने न्यूज एट सी खोली और उसकी आंखें ठिठक गईं। गहरमान स्पैरो। ये एडवेंचरर फिर से समुद्र पर दिखाई दिया। ब्लैक ट्यूलिप पर चढ़ा और डेथ कॉन्सुल नाम के एक मध्यम वायु सेनाकनी के साथ एडमिरल हेल लडबेल को मार डाला। 5 समुद्री एडमिरल की पंक्ति फिर से बदल गई। फॉर्स ने दिल पर हाथ रखा, उसका मन खुशी से धड़क उठा। गहरमान स्पैरो की कहानी ऐसी थी कि इसे नॉवल में लिखा जा सकता था। काश मैं उसकी बायोग्राफर बन पाती, पर फिर उसे लगा ऐसा करने पर बियॉन्डर्स उसे निशाना बना देंगे। उसी समय दरवाजा खुला, शियो भीतर आई। यू आर अर्ली? फॉर्स ने पूछा। शियो ने हल्का सा बाल सहलाया और कहा, MI9 के साथ मीटिंग हुई और मुझे एक मिशन मिला। क्या? फॉर्स ने उत्सुकता से पूछा। शियो ने गिरकर सिंगल सीटर पर पसर कर कहा, गैरमान स्पैरो के बैकग्राउंड की जांच करो। MI9 के हिसाब से वह खतरनाक बियॉन्डर है। असली पहचान और दस्तावेज फर्जी हैं। शायद वह बैकलैंड से आया है और उसके पार्टनर यही हैं। फॉर्स के होठ खिंच गए। उसके पास पार्टनर सच्ची में सामने ही बैठा था। उसने हवा में खांसी की आवाज निकाली, शांत होकर पूछा, क्या उसने फिर क्या किया? शियो ने पास रखे अखबार की तरफ इशारा किया। आज के न्यूज एट सी पढ़ी नहीं। उसने एडमिरल हेल लडवेल को उड़ा डाला। अब वह 5 सीज का सबसे शक्तिशाली एडवेंचरर कहा जा रहा है। ऑरोरा ऑर्डर और रोज स्कूल ऑफ थॉट की सूचनाओं के अनुसार उसे द फूल का आश्रय भी मिल सकता है। फॉर्स ने मुस्कुराकर हामी भरी। खतरनाक लग रहा है। शियो ने कहा, मैं केवल इंटेल इकट्ठा करूंगी, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी। फॉर्स ने कहा, मैंने दवा तैयार कर ली है, क्या हम आज ही डेलेयर फॉरेस्ट निकले? शियो, जो कुछ दिन पहले ही सीक्वेंस 7 इंटेरोगेटर बनी थी और साइकिक पियर्सिंग जैसी शक्ति सीख चुकी थी, उठ खड़ी हुई। ठीक है। फॉर्स ने घबराकर कहा, अभी थोड़ी देर रुको, मैंने डस्ट पर निकलने का सोचा था, पर शियो ने उसे खींचकर किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। स्टेशन पर स्टीम इंजन का हॉमस और सीटी की आवाज के बीच फॉर्स और शियो एक कैरियज के बाहर खड़ी थीं। यात्रियों के उतरने का इंतजार कर रही थीं। तभी उनकी नजरें 2 रेड ग्लव्स पर पड़ीं। रेड ग्लव्स का मालिक 30 के आसपास का आदमी था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्रेंच कोट, उठे हुए कॉलर ने उसकी ठोड़ी छिपा रखी थी। उसके डार्क ग्रीन आईज और गोल्डन ब्राउन साइडबर्न्स थे। उसके हाथ में एक सिल्वर चेस्ट था। फॉर्स और शियो ने नजरें नीचे कर लीं। अनोखा बट इंटिमिडेटिंग। क्रेसेट सेजिमर, चर्च ऑफ एवरनाइट के नाइट हॉक्स में एक हाई रैंकिंग डेकन और रेड ग्लव्स के 3 बड़े नेताओं में से एक था। वह दिखावे में ज्यादा लगाव नहीं रखता। साधारण तैविग लेकर वह आम क्लर्क की तरह दिखाई देता। कैसेट सेजिमर ने दूसरे लाइन पर ट्रांसफर करके नॉर्थ बरो पहुंचकर सेंट सैम्बल कैथेड्रल का रुख किया। वहां उन्होंने बैकलैंड के आर्क बिशप सेंट एंथनी स्टीवेंसन से भेंट की। दोनों ने गॉडेस की स्तुति की और सेजिमर ने कहा, अगले कुछ हफ्तों में आपकी मदद चाहूंगा। आर्क बिशप एंथनी ने विचार किया, क्या ये इंस जैंगविलो से संबंधित है? सेजिमर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, होली सी ने सूचित किया है कि एवरनाइट क्लोस्टर की मैट्रन मैम एरियाना शीघ्र ही बैकलैंड आएंगी। वे एसेटिक 13 आर्क बिशप में से सबसे ऊंचे रैंक की थी। सेजिमर ने बताया, मैम एलिया ने इन जैंगविल के रेमनेंट स्पिरिट से महत्वपूर्ण जानकारी पाई। उसकी मानसिक समस्याएं, 008 की मदद से उसके भागने की बातें और उसके राज परिवार और डेमोनेस सेक्ट के साथ की हुई साजिशों का विवरण। ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड की पृष्ठभूमि में इंस को 008 ने धोखा दिया और रेड एंजल इविल स्पिरिट ने उसे पजेस कर लिया। वही साउथ कॉन्टिनेंट गया ताकि मैम एलिया को फंसाने के लिए एक जाल बिछा सके।
सेंट एंथनी ने पूछा, इंस ने खुद वही राउंड कहाँ बताया? सेजुमर ने कहा, वो याद तो करता है पर एग्जैक्ट जगह नहीं। वह कभी वहां गया था पर उसे अंदर ले जाया गया था और उसने जरूरी की इन्फॉर्मेशन पकड़ नहीं पाई थी। एंथनी ने सोचा, क्या किसी रॉयल फैमिली के बैच के साथ उसका संलग्न था? सेजुमर ने सिर हिलाया, नहीं। सामान्य तर्क के अनुसार यदि वे मिले होते मेमोरीज में कुछ ट्रेस मिलना चाहिए, पर इंस के स्पिरिट बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था, जैसे ऐसा कभी हुआ ही ना हो। एंथनी ने कहा, शायद ये किसी कृत्य का असर है, ऐसा स्रोत जो सीक्वेंस 4 डेमीगॉड भी नहीं झेल पाया, उस पर ध्यान देना होगा। फिर एंथनी ने पूछा, टेलीग्राम में घटनाक्रम नहीं है, इंस को किसने मारा? क्रेसेट ने धीमी सांस ली और कहा, एक नाम है जो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, क्लेन मोरेटी। एंथनी की भौंसी कुड़ गई। वही नाइट हॉक जो टिंगन घटना में कर्तव्य पालन करते हुए मरा था? सेजिमर ने उत्तर दिया, हाँ, इलिया ने यही बताया। कोई नहीं जानता क्लेन मोरेटी जो कि सीक्वेंस 8 था कैसे पुनरुत्थित हुआ और कैसे उसने इन जैंगविल को जो कि 008 धारण कर रहा था बहरा दिया। सेजिमर का चेहरा अचानक अजीब हो गया। होलीसी ने इस जानकारी को सख्ती से गोपनीय रखने को कहा है। इसे आर्क बिशप या हाई रैंकिंग डेकन से किसी से साझा नहीं करे और क्लेन मोरेटी की तलाश छोड़कर प्रिटेंड करो कि वह अभी भी कब्र में पड़ा है। सेंट एंथनी कुछ देर चुप रहा, जैसे कोई पुरानी या ताज़ा कर रहा हो। फिर बोला, शायद वे गॉडेस का ब्लेसेड होगा। सेजिमर ने सेंट एंथनी की ओर पागल की तरह नजर उठाई। होठ कांपते रहे पर उसने कुछ नहीं कहा। एंथनी ने दरवाजे की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैटिंग नेसेसिटेट्स एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस, इट रिक्वायर्स एडिक्वेट मैन पावर। सोर्स की टीम साउथ कॉन्टिनेंट का काम समाप्त कर चुकी है। मैं उन्हें जल्दी बुलाकर तुम्हारी हिदायत के तहत दे दूंगा। ठीक है, क्रेसेट ने बिना आपत्ति के कहा। लियोनार्ड ने सोर्स से कहा, बाकी दिन आराम कर लो और फिर बैकलैंड लौट जाओ। सोर्ट्स ने लियोनार्ड की ओर देखा। लियोनार्ड चुप रहा और सोर्ट्स ने सहमति दी। लियोनार्ड ने कमरे से निकलते हुए दीवार के सहारे झुककर सांस ली। ठीक उसी समय उसकी आंखों के सामने अचानक डार्क रेड लाइट उभरी। बिना किसी चेतावनी के वह उसे पूरा घेरती हुई दिखाई देती है। अब शुरू होता है चैप्टर 951, ड्रॉइंग अ कार्ड। जब लेनर्ड ने प्रतिक्रिया दी तो उसने देखा कि कई ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्तंभ खड़े हैं और उन स्तंभों पर टिकी एक विशाल महल सी संरचना, मानो किसी विशाल के निवास जैसा। ये सब अनंत ग्रेश वाइट फॉग के ऊपर उभरे थे। उसकी हरी आंखें खालीपन लिए दिखीं। एक पल के बाद उसने पाया कि वो किसी लंबे मॉटल ब्रॉन्ज टेबल के बगल में एक हाई बैक चेयर पर बैठा है। उसके बगल और सामने भी गंभीरता से भरी हाई बैक चेयर्स थीं। टेबल की सिरमौर सीट पर, जहां सम्मान का स्थान होता है, एक आकृति गहरी धुंध में लिपटी हुई थी। वो आराम से अपनी सीट में झुका हुआ था, ऐसा मानो वो सब कुछ ऊंचाई से देख रहा हो। जिस पल वो आकृति लेनर्ड की आंखों में आई, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी लाइनर के ऊपर खड़ा है और नीचे एक बॉटमलेस गर्त दिख रही है जिसकी सीमाएं कहीं नहीं दिखती। ऐसा लगा जैसे वो शहर से बाहर आकर ऊंची चोटियों की तरह उभरते पर्वतों को देख रहा हो। इतने में अनेक विचार लेनर्ड के मन में दौड़ गए। एक बियॉन्डर, चर्च का अनुयायी होने के नाते जिसे दैवीय सत्ता पर विश्वास था, वो अपनी सीट छोड़कर उस अज्ञात के आगे सजदा करने की इच्छा से ललायित हो उठा। पर जैसे ही वो उत्थान करने लगा, उसे किसी अदृश्य बल ने दबोच लिया। एक धीमी शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं, तुम मुझे मिस्टर फूल कह सकते हो। द फूल। वही नाम सुनकर लेनर्ड का अनजान भय कुछ कम हुआ। उसने खड़े होते हुए भी मुश्किल से सांस ली, पर उतना पर्टर्ब्ड नहीं रहा। उसने आधा उठकर हाथ सीने पर रखते हुए प्रणाम किया। माननीय मिस्टर फूल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक निपुण नाइट हॉक और रेड ग्लव के रूप में लेनर्ड जानता था कि किसी सीक्रेट एग्जिस्टेंस से कनेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है। वो समझता था कि वो एक ऐसे किनारे पर आ गया है जहाँ वापसी मुश्किल होगी। उस क्षण जब उसने द फूल का सम्मानपूर्वक नाम कहा, उसने अपनी ट्रैजिक एंड की झलक भी देखी। फिर भी रिवेंज के लिए उसने ये जोखिम उठाया। पर हर किसी में बचने का इंस्टिंक्ट होता है। क्लाइन मोरेटी को द फूल का विश्वस्त पात्र देखकर, जो अभी जीवित और एक डेमीगॉड बन चुका था, लेनर्ड की आशा जागी। इसी बीच फॉग में लिपटा हुआ द फूल ठहाका मारकर बोला, तुमने मुझसे मदद मांगी है तो इक्वालिटी के सिद्धांत पर तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेनर्ड का तन कांप गया। वो सिर झुकाकर बोला, क्या चाहेंगे आप? थोड़ी देर के बाद द फूल की आवाज फिर आई, जल्दी मत करो, शायद ऐसा समय आए जब तुम्हें कुछ लोगों की मदद करनी पड़े। बैठो। लेनर्ड ने धीरे धीरे खुद को शांत किया और बैठ गया। उसकी नज़र टेबल के चारों ओर पड़ी। वहां कुल 22 हाई बैक चेयर्स थीं। उसे एहसास हुआ ये 22 वही हैं जो 22 बियॉन्ड अ पाथवेज के अनुरूप हैं। 22 टैरो कार्ड भी। द फूल, उसके मन में सिद्धांत उमड़ा। द फूल ने हंसकर कहा, यहाँ तुम्हारे अलावा और भी जीवित प्राणी खींचे आते हैं। वो लोग भी इकट्ठा होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स का आदान प्रदान कर सकें।
वो एक दूसरे की मदद करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं जब तक हाई सीक्वेंस बियॉन्ड हज न बन जाएं। लेनर्ड ने महसूस किया ये किसी कठोर सख्त सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं है, बल्कि ढीला और अस्थायी समूह है। पर द फूल के मोटिव्स क्या हैं? ये प्रश्न उसका मन खंगोल रहा था। उसने सोचा, रिवेंज के बाद जो खालीपन था वो कम हुआ। डेली की मौत ने उसे ये सिखाया कि वो पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। भविष्य में साथियों की जान बचाने के लिए उसे कम से कम सीक्वेंस 4 तक पहुंचना होगा। द फूल का ये प्रस्ताव उसके लिए एक अवसर था। कुछ सोच के बाद लेनर्ड ने पूछा, क्लाइंट मोरेटी भी इस गैदरिंग का रेगुलर मेंबर है? क्या उसकी यहाँ कोई सीट है? द फूल ने शांत भाव से कहा, हाँ, पर अलग तरीके से। लेनर्ड ने सोचा, क्लाइंट ने तो चांट करके नहीं बल्कि एज़ेक एगर्स नाम के डेथ काउंसिल से परिचय पाकर इस मार्ग पर आया था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि डेक में कई कार्ड गायब थे जिनके मालिक पहले से ही कार्ड अपने पास रख चुके थे। द फूल ने फिर कहा, तुम भी चुन सकते हो। हर कोई एक टैरो कार्ड चुनता है जो उनका कोड नेम बनता है। डेक से चुनो। लेनर्ड ने हाथ बढ़ाया और एक कार्ड निकाला। उधर पलट कर देखा तो एक देवी दिख रही थी जो पवित्र जल उंडेल रही थी और पृष्ठभूमि में तारे छितरे थे। द स्टार कार्ड लेनर्ड का पसंदीदा नहीं था, पर रूटीन पूरा हो चुका था। वापस जाओ। ये गैदरिंग हर सोमवार बैकलैंड समय अनुसार 3 बजे होती है। फॉग में लिपटा द फूल ने कहा, और लेनर्ड जो शीघ्रता से प्रणाम करने ही वाला था वो पल में उस प्राचीन महल से गायब कर दिया गया। द फूल क्लाइन ने डेक के सारे कार्ड पलटे। सभी पर एक ही तस्वीर थी, खुले आसमान और तारे। सभी द स्टार कार्ड थे। वो ठहाका मारकर हंसा। तभी क्लाइन ने अपने क्रिम्सन स्टार की ओर देखा जो लेनर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेनर्ड की एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ऊपर खींचते हुए क्लाइन ने कुछ ध्यान दिया। उसकी सोल बॉडी में गिल्लियों की नहीं बल्कि रिंगों वाले कीड़ों जैसा कुछ छुपा हुआ था, एक ब्लॉब ऑफ लाइट जो अनगिनत रिंग्ड वर्म्स जैसी दिखाई देती थी। यह संकेत था कि पैलेस ज़ोरोवास्ट ने लेनर्ड को प्रारंभिक स्तर में ही पैरासिटाइज कर लिया था। वो लेनर्ड के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ईथर बॉडी और फिजिकल बॉडी को अभी नियंत्रित नहीं कर रहा था। क्लाइन ने आगे बढ़कर महसूस किया कि जब उसने डेमीगॉड बनते ही मिस्टीरियस स्पेस अबव द ग्रे फॉग पर और कंट्रोल पा लिया, तब वो किसी को भी बिना सोल को पकड़े केवल एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ही खींच सकता था। इससे वो पैलेस ज़ोरोवास्ट को परेशान किए बिना लेनर्ड को मांगा हुआ स्थान दे सकता था। पर यह निश्चित था कि उस सीक्वेंस 1 एंजल पैलेस जरूर नोटिस करेगा। क्लाइन ने निश्चय किया कि वो लेनर्ड की सोल बॉडी को हाथ नहीं लगाएगा, बस उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ऊपर ले आएगा। इससे वो ज्यादा परेशान ना हो और लेनर्ड अपनी क्षमता में काम कर सके। उसने उम्मीद जताई कि लेनर्ड धीरे धीरे पैरासिटाइजिंग से बाहर निकल आए। ये उसका उद्देश्य था, अपने पुराने टीममेट को मजबूत बनाना ताकि वो बच निकले। वापस आकर क्लाइंट ने कुछ और काम किए। उसने हंटर पाथवे का सीक्वेंस 6 कंस्पायरर पोशन फॉर्मूला डायनेट्स के पास भेज दिया और उसे निर्देश दिया कि वो सदर्न कॉन्टिनेंट छोड़कर गोल्डन ड्रीम वापस चला जाए। डायनेट्स ने आंखें बिछाईं। उसने ब्लैक हंटिंग स्पाइडर का कॉम्पोजिट आई, स्फिंक्स का ब्रेन, उन चीजों को अपनी आंखों के सामने परावलोकन किया और प्रसन्न हुआ। डायनेट्स ने एंडरसन को बधाई देते हुए कहा कि वो तुरंत अलविदा कहेगा। पर जब वो फॉग सी के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन के दरवाजे पर गया और खटखटाया तो उसने देखा कि एंडरसन ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। डायनेट्स अंदर झांक कर देखा तो एंडरसन एक चाकू लेकर खड़ा था और अपने पेट पर उसे रगड़ रहा था।